काबुल में भी सरदार रहते हैं और वहाँ पर जो काबुल का मेन बाज़ार है उसको सराय शहजादा कहते हैं। जैसे मैं पैदा हुआ हूँ तो पेशावर में, तो अफ़गानिस्तान की जंग थी, रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, फिर बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे सिटी में आए। जब से मैं पैदा हूँ मैं अपनी सिटी में अफ़गान जो भाई हैं बहन हैं हमारे साथ वो रहते हैं। पेशावर में हमने आधी रोटी खुद खाई, आधी अपने अफ़गान भाई को दी। मैं अपनी सिटी में देखता रहा हूँ बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, लोगों को कत्ल करना, ड्रग भी शामिल था। बिल्कुल ड्रग तो एक, जब से मैं पैदा हूँ मैं ड्रग देख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को भी, वालिदैन को भी चाहिए कि वो उस तरह बच्चों को ट्रीट ना करें जिस तरह आपके वालिदैन ने आपको किया। अब हम बच्चों को नहीं मार सकते, ठीक है? वहाँ पे मार सकते थे, वहाँ पे मार सकते। मेरे ख्याल में आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखें कि वो आपको झूठ ना बोले, तो उससे आपका वो जो कंफर्ट लेवल है, एक आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल में अगर आपको बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे ना तो बच्चे कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। कैलगरी जैसे शहर में तो मेरे लिए ये बहुत ताज्जुब का बाइस था कि यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को गन के ज़रिए मारते हैं। एक तो हम बच्चों को शुरू से नफरत सिखाते हैं। अब आपका बच्चा है ना, आपको कहेगा मैं किसी और कम्युनिटी के बच्चे को घर लेके आना चाहता हूँ, वो नहीं, वो उनका जो जहन होता है उसके लिए सिख, मुसलमान, गोरा, काला सब बराबर होते हैं। हम उनको बताते हैं कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। पंजाबी नेशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों जड़ी गुरचरण थिंद वालों बहुत बहुत स्वागत है। ਆਪਾਂ शामिल होने जा रहे हैं प्रोग्राम गलबात विच। गलबात प्रोग्राम दे विच आपां हमेशा किसी ना किसी विषय के उपर गलबात करते हैं तो गलबात करने लई साडे कोल मेहमान भी हुंदे हन। अज साडे नाल जिहड़े मेहमान शामिल हो रहे हैं, पहले मैं तुहाडा तारफ उन्हां दे नाल करा देवां। अज साडे नाल मेहमान ने आबिद खान जी। आबिद खान जिहड़े कि कैलगरी दे विच रहिंदे ने ते बहुत ही अगाह वधू विचारां वाले ने। पाकिस्तान तो आए ने, आया नूं करीब 11 साल हो गए ने। 2011 कहते सी मैं आया तो 11 साल हो गए ने। इत्थे आके इन्होंने की कुछ देखा, किवें अनुभव किया, पिछों पाकिस्तान के किहड़े हिस्से तो ने, PKP तो ने, ये अपने आप दसणगे कि वो की है, किस तरीके का इन्हां दा उत्थों दा अनुभव सीगा। सो इन्हां कोलों आपां थोड़ी मुढ़ली जानकारी लैने आ, बट उस तो पहला आपां इन्हां दा स्वागत करते हैं। आबिद खान जी, तुहाडा पंजाबी नेशनल टीवी के उपर प्रोग्राम गलबात दे विच बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मदऊ किया, तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके इस टीवी चैनल का हिस्सा बन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि आबिद खान जी उर्दू में बात करेंगे तो मैं तुहाडे नाल पंजाबी दे विच गलबात करांगी। सो अज साडा जिहड़ा है एक किस्म का दो सभ्याचारां दा सुमेल होएगा, दो भाषावां दा सुमेल होएगा। ये पाकिस्तान दे बिल्कुल उस कह लो हिस्से तो आए ने जिहड़ी सरहद अफगानिस्तान दे नाल लगदी है। थोड़े दिन होए ने आबिद खान जी नाल मेरा मेल होया तो मैनूं लगा कि मैं इन्हां दी गलबात अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुँचावां। आबिद खान जी, आप उर्दू में बात करते रहिएगा। जी जी। तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनके साथ पंजाबी में बातचीत करती रहूँगी, बीच बीच में थोड़ी बहुत हिंदी बोलूँगी। जी जी। उर्दू नहीं मेरे को आती। तकरीबन आप कहें कि 90% ये दोनों एक ही ज़ुबानें हैं, उर्दू और हिंदी। हाँ। और तकरीबन आप कहें कि उर्दू और पंजाबी भी काफ़ी आप 40-30% समझ जाते हैं। समझ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अब जी आप वहाँ पे कौन सी भाषा बोलते थे, लैंग्वेज? हम पश्तो बोलते हैं। पश्तो जो है ये अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस पे ये दोनों साइड पे बोली जाती है। तो पाकिस्तान में भी ये बोली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू सबसे बड़ी ज़ुबान है, उसके बाद पंजाबी है, उसके बाद पश्तो का नंबर आता है। और अफ़गानिस्तान में दो ज़ुबानें हैं, पश्तो और फ़ारसी। तो पश्तो बड़ी ज़ुबान है, फ़ारसी छोटी ज़ुबान है। अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है और पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट,
इस पूरे बॉर्डर पे दोनों साइड पे पश्तो बोली जाती है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो हम उर्दू में बात करते हैं, घर में हम पश्तो में बात करते हैं। तो पश्तो जो है वो उर्दू से नहीं मिलती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, हिंदी एक वहाँ पे हिंदी का भाषा भी है कुछ? नहीं, पश्तो बिल्कुल मुख्तलिफ जुबान है। हाँ। उसका उर्दू से बिल्कुल कोई एक लफ्ज़ भी नहीं मिलता, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और उर्दू जो है वो हिंदी से बहुत मिलती है। हाँ, मतलब मैं अगर आपकी इंडिया में दिल्ली में चला जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, या दिल्ली का बंदा वो लगेगा कि वो तो इंडिया का, जैसे कह सकते हैं ना यूपी का मुसलमान है जो हिंदी बोल रहा है। बिल्कुल दिल्ली, आगरा, आपका पूरा जो यूपी है, ये जो मैं जुबान बोल रहा हूँ ये वहाँ पे बोली जाती है। जी बिल्कुल। आबिद खान जी, आप, मैंने तो पीकेपी बोल दिया, तो आपने बताया कि वो अफगानिस्तान की सरहद से लगता है, इसका पीकेपी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, ये इसको कहते हैं KPK। अच्छा, KPK, मैं फिर गलत बोल रही थी, देखा। पीके तो आमिर खान हाँ, वो तो आमिर खान की फिल्म थी। वैसे बहुत अच्छी फिल्म। हाँ, क्योंकि मेरे को इसका फुल फॉर्म आया नहीं, KPK। हाँ, KPK, इसको जो इसका पुराना नाम है वो फ्रंटियर था, फ्रंटियर प्रोविंस। हाँ, तो फिर भाई तो सही बात है, इसका मेरे को पता था, फ्रंटियर प्रोविंस का। इसका पाकिस्तान बनने से पहले जब पार्टीशन नहीं हुई थी उस वक्त इसका नाम था फ्रंटियर। हाँ, ये फिर 2005-6 में ये चेंज होके ये बन गया खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरह आपकी इंडिया में बम्बई को मुंबई बना दिया, हाँ, कलकत्ता को कोलकाता बना दिया, तो इसको खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, पख्तूनख्वा, जैसे मद्रास को पता नहीं क्या बना दिया। हाँ, इसी तरह बिल्कुल चेन्नई बना दिया। हाँ, मद्रास का नाम, खैबर वहाँ एक जगह का नाम है। और पख्तूनख्वा जो है ये एक ट्राइब, आप इसको कह सकते हैं, एक ट्राइब है, एक कबीला है। ठीक है, जिस तरह आपका उधर कोलकाता हिंदी का लफ्ज है, बॉम्बे इंग्लिश का लफ्ज था, तो इस तरह ये चेंज हो गया। चलो, इससे पहले कि हम अपने असली मुद्दे पे आए, मैं आपको ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आप वहाँ पे रहते थे, कौन सा गांव था, सरहद से कितनी दूर था, आपने वहाँ पे क्या किया और कहाँ कैसे यहाँ पे आ टपके कैलगरी में। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। मैंने जब MBA किया तो जॉब शुरू की पेशावर में। पेशावर में रहता हूँ, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट। मैं जानती हूँ क्योंकि सिख हिस्ट्री में पेशावर का बहुत ज्यादा जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो बिल्कुल नॉर्थ जो प्रोविंस है, फ्रंटियर प्रोविंस है, वहाँ तक था, अफगानिस्तान से उसका बॉर्डर लगता था। हाँ, तो ये तकरीबन 35 मिनट्स की ड्राइव पे अगर ईस्ट को जाएं तो यू विल रीच टू द बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो मेरा MBA करने के बाद जॉब शुरू की, जॉब पसंद नहीं आई, मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो फिर इमिग्रेशन में 7 इयर्स लगे वीज़ा लगने में, क्योंकि पहले अभी बहुत तेज होता है, लेकिन उस जमाने में इट वाज वेरी स्लो। कोई जमाना पुराना तो नहीं है, अभी 2004 की बात है। अच्छा, 2004 में अप्लाई किया। एंड देन आई गॉट वीज़ा इन 2011। और उसके बीच में मैंने 3 साल अफगानिस्तान में भी गुजारे, क्योंकि जो मेरी भाषा है और मुझे अफगानिस्तान की दोनों भाषा आती हैं, तो क्योंकि मैं जिस जगह में रहता था पेशावर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ रहते थे, तो उनके साथ उनकी जो दोनों भाषाएं हैं वो मैंने सीख ली थी। तो फिर मुझे जो मेरा एम्प्लॉयर था पाकिस्तान में, उसने मुझे अफगानिस्तान भेज दिया। वहाँ मैंने 3 साल गुजारे। काबुल में भी सरदार रहते हैं, और वहाँ पर जो काबुल का मेन बाजार है उसको सराय शाहजादा कहते हैं। बिल्कुल, उसका है ना, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब का जब था तो उन्होंने अफगानिस्तान की सरहद तक कर उनका राज था, तो नेचुरली सिख तो वहाँ पे होने ही होने। नहीं, अफगानिस्तान की सरहद से आगे काबुल सिटी, काबुल, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट अफगानिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान का जो कैपिटल है उसको काबुल कहते हैं। काबुल के अंदर सरदार रहते हैं, वो सराय शाहजादा वहाँ की एक मार्केट है, एक बाजार है वहाँ का, महाराजा रणजीत सिंह के शहजादे के नाम। वहाँ पर जो सरदार हैं उनकी दुकानें हैं, ठीक है, और वो पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ जितने भी सरदार हैं उनकी लैंग्वेज है पश्तो, ठीक है।
फिर हमारा जो इलाका है जो पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर भी सरदार रहते हैं पहाड़ों में बहुत दूर दूर, और वो 400-500 साल से वहाँ रहते हैं। फिर जो मेरा सिटी है पेशावर उसको कहते हैं, वहाँ पर भी सरदार रहते हैं जो मेरी भाषा बोलते हैं, और वहाँ पर गुरुद्वारा भी है। काबुल में भी गुरुद्वारा है। तो और जलालाबाद अफगानिस्तान का एक शहर है जो कि काबुल और पेशावर के बीच में आता है, उसमें भी सरदार रहते हैं। ठीक है। सो आपका उनसे मिलना विलना था? हाँ। पंजाबी बोलते थे? वो आपस में पंजाबी बोलते थे, हमारे साथ वो पश्तो में बात करते थे। तो उनकी जो बुक्स हैं वो भी सारी पंजाबी में थी, और बट वो हमारे साथ पश्तो में बात करते थे, और शायद आपस में भी वो पश्तो बोलते होंगे, लेकिन वो एक ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे। वहाँ पर उनकी ट्राइब्स हैं, उनके नाम के साथ सिंह के साथ कबीला भी लिखा हुआ होता है कि ये कबीला, और ये पता नहीं कितनी सदियों से चल रहा है। हाँ, वो 400-500 साल से उधर रहते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ ये गए थे। अच्छा। कंदहार एक शहर है अफगानिस्तान का, वहाँ पर भी सरदार है बहुत, क्योंकि जब अफगानिस्तान में ज़्यादा हल्ला चाला मचा है तो वहाँ से बहुत से पंजाबी जो है, जो सिख हैं, उनको फिर इंडिया में भी मतलब। अच्छा, हिंदू भी रहते हैं वहाँ पे, काबुल में भी हिंदू रहते हैं, पेशावर में भी हिंदू रहते हैं, और ये दूसरे हिस्सों में भी। लेकिन अफगानिस्तान का जो पश्तो बोलने वाला इलाका है ये वहाँ पे रहते हैं। वैसे देखा जाए तो आबिद खान पूरी दुनिया में पूरे लोग समाये हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं कि जो हर जगह ही मिल जाती हैं, पर वैसे भी मैं कहूँ कि किसी भी खित्ते में चले जाए, किसी भी इलाके में चले जाए, तो हर तरह के लोग जो है वहाँ में, जैसे कनाडा में है। हाँ, कौन सा मैं करने को कौन सा देश है जिसका यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो आपकी बात करते हैं तो आपने वहाँ पे MBA किया, आपने वहाँ पे अच्छी एजुकेशन ली, तो आप कहाँ नौकरी करते थे? वहाँ पे कोई जॉब करते थे? जॉब मैं करता था, लेकिन वहाँ तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक मैं जॉब करता था। हाँ। और हफ्ते में 6 दिन जॉब करता था, और तनख्वाह मेरी जो तकरीबन थी उस वक्त जब मैं आ रहा था 2011 में, जब मेरी तनख्वाह ज़्यादा 30,000 पाक रुपीस, तो 30,000 इज इक्वल टू 150 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये मेरी होम टेक थी जब मैं व्हेन आई वाज कमिंग हियर। तो गुजारा हो जाता था? गुजारा मतलब वी वर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो मेरे दूसरे भाई थे, पेरेंट्स वगैरह, तो हो जाता था। बट मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, और थोड़ी शौक भी था, सरवाइव उधर भी कर लेता किसी न किसी तरीके से। तो मैं फिर इधर आ गया। फिर कैलगरी मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत खूबसूरत शहर है ये, बड़ा डाइवर्स है, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं। आप लोगों से मिला, आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी कम्युनिटी है इधर, और हर किस्म के लोग इधर रहते हैं। तो मेरी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गई, आप उसको कह सकते हैं कि एक्सपोजर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा लोगों से मिला, गुफ्तगू की मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और कंपेयर किया। तो ये बहुत अच्छा मुल्क है कनाडा। आपको क्या लगा कि वहाँ आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे रह रहे थे जो आपको रिमोट लगती है? नहीं, सिटी तो रिमोट नहीं था, क्योंकि सिटी तो क्या नाम था सिटी का? पेशावर तो खैर बहुत जाना माना शहर है। हाँ, पेशावर इज लाइक पाकिस्तान में कोई भी सिटी रिमोट नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, मतलब इंडिया के मुकाबले में भी छोटा है, कनाडा के मुकाबले में तो बहुत छोटा है। तो आप विद इन 24 आवर्स आप कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो इतने वास्ट कंट्री में आ गए। तो आप अफगानिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ रहते थे। क्योंकि आज जो हमने बात करनी है, मैं अपने दर्शकों को दस दवा कि असी जिहड़ी अज गल करनी है वो साडा विषय हैगा कि बहुत चिंता की गल है कि कनाडा दे विच गन वायलेंस ते ड्रग दे कारण वायलेंस जिहड़ी हिंसा है ये काफ़ी चिंता का विषय बनी हुई है। खास तौर पर कैलगरी की जो असी गल करते हैं तो जो डाटा सीगा वो दसदा है कि पिछले कह लो कि जो 2022 शुरू होया जनवरी तो लैके मई तक करीब 58 शूटिंग दी इंसीडेंट हो चुकिया ने। 58 जड़ियाँ ने वो गोली चलन दी वारदात वापर चुकिया ने। तो पिछले दिनी साडे इत्थे टाउन हॉल मीटिंग हुई सी
ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਆਫ ਮੈਕਨਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹ ਲਓ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਡਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਬਿਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਿਦ ਹੁਣੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ जिस एरिए के ऊपर पता नहीं बम गोले चलदे नु कितना चिर हो गया। जी जी तो अब जी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप तो क्या होता है ना गोली की छाव में पले हैं। हाँ है ये सच है कि झूठ है? नहीं, आप इसको मतलब हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ है। मतलब हर वक्त वहाँ लड़ाई नहीं हो रही होती। हाँ। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो पेशावर में तो अफ़गानिस्तान की जंग थी, रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, फिर बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे सिटी में आए। जब से मैं पैदा हूँ मैं अपनी सिटी में अफ़गान जो भाई हैं बहन हैं हमारे साथ वो रहते हैं। पेशावर में हमने आधी रोटी खुद खाई, आधी अपने अफ़गान भाई को दी। तो काफ़ी उनके साथ हमारा वो है। लेकिन जब से मैं पैदा हूँ मैं अपनी सिटी में देखता रहा हूँ बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, लोगों को कत्ल करना, इस किस्म के वाक़यात होते हैं वहाँ पर। और कभी बहुत ज़्यादा होते थे, कभी कम हो जाते हैं। तो 2001 के बाद जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ उसके बाद ये काफ़ी पूरे पाकिस्तान में ये स्प्रेड हो गया। लेकिन जो मेरा जो सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। हाँ बिल्कुल जी, गलबात असी जारी रखांगे, लैने आ ब्रेक ते ब्रेक तो बाद आबिद खान हुणां दे नाल असी गलबात अगा रखा करांगे ते गलबात इत्थों चलदी चलदी असी कैलगरी दी वायलेंस दी गल भी इन्हां दी ज़ुबानी ज़रूर ज़रूर सुनांगे। सो मिलदे आ ब्रेक तो बाद। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ पेशावर शहर के नेड़े एक पिंड के रहने वाले ने। कहते ने व्यक्ति ने जो अपने बचपन के वेख्या हुंदा वो उहदे ज़हन दे विच बहुत धसिया हुंदा। दुनिया के किसी भी हिस्से च चले जाए तो वह व्यक्ति खड़ा होकर उहदे संबंध दे विच गल जरूर करता है। जदों टाउन हॉल मीटिंग हो रही सी तो उस वेले आबिद खान होना ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया सी, वो आपां इहदे विच जरूर जिक्र करांगे कि इन्हां नूं शायद इत्थे आके लगा होवे कि जदों असीं गन वायलेंस ते गल कर रहे हैं, ड्रग वायलेंस ते गल कर रहे हैं तां शायद उहदे सामने बहुत निक्की सी जां उहदे विच की कुछ इहो जी तब्दीली सी जां डिफरेंट सीगा कि ये उठ के इन्हां ने गल कीती। सो आबिद जी फिर एक बार मैं तुहाडा स्वागत करदी हां। बहुत शुक्रिया आपका। ते आबिद जी आपां गल कर रहे सी उत्थे तुसीं कहा कि उत्थे एक टैररिज्म सीगा, है ना, एक दहशतवाद जिन्हों असीं कहने आ कि वो जिन्हां दा कारण उत्थों दी राजनीति सी, पॉलिटिकल स्थितियां सीगियां। किसी वेले कह लो कि रशिया का अफगानिस्तान के उपर कब्जा होना, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਥਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਤਾਲਿਬਾਨ, हाँ तालिबान का भी उतराव चढ़ाव जिहड़ा तुहाडे जरूर सरहद के आस पास तुसीं वेखिया, क्योंकि मैं पंजाब दे विच रहिंदी हां, जिहड़ा चढ़दा पंजाब है, दूसरे पासे लਹਿੰਦਾ पंजाब है, बिल्कुल सरहद के उपर मेरे सहुरे ते मेरे पेकिਆਂ ਦੇ घर ने। ते सानूं पता है कि सरहद के उपर रहना जिहड़ा हुंदा ना वो किहो जिहा हुंदा। किन्नियां लड़ाइयां जिहड़ियां नूं अखीं वेखियां ने, बंब गोले डिगदे भी वेखे ने दोनों पासे। सो तुसीं भी इस तरह का अनुभव बचपन तो ही लिया। सो तुसीं उत्थों दी जिहड़ी बदअमनी है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? असल में वो तो
एक अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहुत फ़र्क है। इंडिया का बॉर्डर जो है वो कम्प्लीटली सील है, ठीक है, वहाँ मैं नहीं जा सकता, वहाँ पे आर्मी है, सब कुछ है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये इस पे कुछ भी नहीं है। अभी पाकिस्तान ने इस पे बनाया है तकरीबन 4-5 साल पहले। इससे पहले इट वाज ओपन, हम जाते थे वहाँ पे, आते थे, नोबडी आस्क्ड अस, ठीक है। तो वो जो लोग हैं दे आर मोर लिंक्ड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं दे आर मोर लिंक्ड कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि हमारी शादियां भी हुई हैं वहाँ पर, यहाँ के लोग इधर आए हैं। तकरीबन 1979 से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये जो मसला है ये बहुत एक इंटरनेशनल, ड्रग भी इसमें शामिल था? ड्रग भी शामिल था, बिल्कुल। ड्रग तो एक, जब से मैं पैदा हूँ मैं ड्रग देख रहा हूँ, ठीक है। बट द वायलेंस वाज मोर पॉलिटिकल और इंटरनेशनल, आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा और पावर्स आ गई थी बीच में, जो कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे अफगानिस्तान में आके। तो और दूसरी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा आ गई थी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की प्रॉक्सीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कर रहे थे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। आपने ये सब कुछ देखा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैलगरी में। हाँ, आप जब आए वहाँ से तो सबसे पहले कैलगरी में आए? जी, मैं कैलगरी में आया हूँ। और कैसा लगा, कैसी फीलिंग थी? कैलगरी बहुत मुझे खूबसूरत शहर लगा, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत। मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मुझे आके कोई यहाँ पे किडनैप कर लेगा, हाँ, या कोई मुझे गोली मार देगा। इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, थोड़ी सी हमें फील होती है, अपना मुल्क याद आता है बहुत, वो तो आता है, ये एक कमी है। बाकी यहाँ कैलगरी में मस्जिदें हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ईद करते हैं, आपकी जो फंक्शन होते हैं उसमें हम आते हैं, आप हमारे फंक्शन में आते हैं। तो बहुत एक डाइवर्स सी कम्युनिटी है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ओपन माशाल्लाह हो गया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तो दिस इज़ गुड। जी, अच्छा लगा। तो आपकी फैमिली यहाँ पे सेट हो गई अब? हाँ, बच्चे, बीवी बच्चे सब? जी। हमें जब आया था पहली दफ़ा 11 साल पहले तो मेरी एक बेटी थी, अभी मेरी 3 बेटियाँ। क्या बात है। बहुत मैं आपको क्या होता है बधाई हो, और अच्छी बात है वो पढ़े लिखे और बढ़िया बने। तो आपको कैसा लगता है उनका मुस्तकबिल के वो जब बड़ी होंगी तो वहाँ पे पेशावर में पलती तो कैसी होती, यहाँ पे पली तो कैसी होंगी? हाँ, वहाँ मतलब आजकल तो आपको पता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बैक होम भी बहुत ज़्यादा लड़कियां लड़के सब दे आर हाईली एजुकेटेड इन पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल में दे कैन बी मोर सक्सेसफुल हियर बाय देयर ओन। लाइक वो मेरे ख्याल में कैलगरी में वो ज़्यादा खुद मुख्तार होंगी, वो ज़्यादा खुद अपने फ़ैसले कर सकेंगी, खुद वो नौकरी करेंगी, खुद सारा। मेरी उनको मदद की ज़रूरत शायद इतनी ना हो। पाकिस्तान में शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर एजुकेशन उनकी कंप्लीट होती, लेकिन मुझे फिर भी उनके साथ रहना पड़ता, हेल्प करनी पड़ती मुख्तलिफ चीज़ों में। तो कैलगरी में मेरे ख्याल में ख़वातीन ज़्यादा एक खुद मुख्तार। आप इसको एक्सेप्ट करते? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब वहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि मेरे को उनके साथ जाना पड़ता, मजबूरी थी जाने की कि ज़रूरत थी जाने की? मजबूरी तो थी, मतलब अब वहाँ बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो आपने उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी होती है, ठीक है। और उन अगर स्कूल बहुत करीब भी हो तब भी आपने उनके साथ एस्कॉर्ट करके जाना होता है बच्चों के साथ। इसका मतलब ये कि जरूरी है कि वहाँ पे कोई वायलेंस के जरूरी है कि जहाँ कोई ट्रेडिशंस है? ट्रेडिशन वायलेंस नहीं है। हाँ। मतलब ओवरऑल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो तो हर जगह पर है, मतलब वो ट्रेडिशन सबसे पहले है कि भाई तुम अकेली जा रही हो, क्योंकि जब एक औरत जा रही है तो उसके साथ चाहे एक छोटा बच्चा उंगली लगा कर जा रहा है, ये हमारे ट्रेडिशंस हमारे भी हैं। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ। तो ये एक चीज है, ये यहाँ आप इसको अप्रिशिएट करते हैं?
मैं नहीं मीन्स के यहाँ पे कि अगर वो इंडिपेंडेंटली जा रही हैं। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरी बेटी स्कूल अकेली जाती है, वो स्कूल आती है, 13-14 साल उसकी उम्र है, वो उसके पास फ़ोन है, मैं उसको टेक्स्ट करता हूँ कहाँ वो बच्चे, वो मुझे कहती मैं आ रही हूँ। और एक बात है अभी मेरे मन में आ रही है कि यहाँ के जो इश्यूज है हम अब उस पे आते हैं। हाँ। कि हमारे बच्चे जो है उनको काफ़ी ओपननेस है, बच्चा जा रहा है आ रहा है, बच्चे स्पेस मांगते हैं घर में भी, मेरे को कमरा अलग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो इससे बच्चे जो हैं वो थोड़े से हमारे से कट भी जाते हैं। हाँ। तो उसमें जो कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे बच्चे ड्रेसेस अलग पहनते हैं, उनका पहली बात तो लैंग्वेज अलग हो जाती है, दूसरा उसका उठना बैठना जो हो वे दूसरे कल्चर के लोगों के साथ भी हो जाता है, तो उसके साथ बच्चों में इतनी ओपननेस भी आ जाती है कि वो करना चाहते हैं जो शायद आपके ट्रेडिशन नहीं करना चाहते। जी जी जी। उसको आप कैसे लेंगे? देखें, हर जनरेशन दूसरी जनरेशन से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब आपके जो पेरेंट्स थे, आपके जो वालिदैन थे, उनकी जो रिवायात हैं वो दूसरी थी। आप जब छोटी थी आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि शुरू में आपके वालिदैन ने शायद आपको इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिर आपने कहा चलो ठीक है। फिर आपके बच्चे या आपके जो छोटे हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आपने नहीं किए थे जब आप छोटी थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको अडॉप्ट करना चाहिए और चेंज को पॉजिटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल में। एक अपनी जो आप उनको परंपरा कहते हैं मेरे ख्याल में, हिंदी परंपरा कहते हैं, ट्रेडिशन कल्चर, उसको बरकरार रखना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि ये मेरी परंपरा है, इसको तुम क्रॉस करोगे देन इट विल बी बैड और शेम फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए आप, ये हमारी सकाफत है, इसके अंदर रहें, इस लाइफ को भी इंजॉय करें, अपनी सकाफत में भी रहें, तो दोनों साथ हो सकती है। दूसरी बात यह कि पेरेंट्स को भी, वालिदैन को भी चाहिए कि वो उस तरह बच्चों को ट्रीट ना करें जिस तरह आपके वालिदैन ने आपको किया था, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, ठीक है। हमें मार पड़ी थी, अब हम बच्चों को नहीं मार सकते, ठीक है। वहां पे मार सकते थे, वहां पे मार सकते, वहां पे, लेकिन अभी वहां पर भी नहीं मारते, स्कूलों में भी नहीं मारते, और वैसे भी घरों में भी नहीं मारते, क्योंकि ये एक शऊर लोगों में आ गया है। बच्चों को मारने वाला ये साइकोलॉजी जो है ना वो चेंज हो गई है। हाँ, पहले कहते थे कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अब हो गया कि नहीं, बच्चे को प्यार करो तो वो आपकी बात मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज चेंज हो रही है। तो जो पेरेंट्स अभी भी बच्चों को डरा के कुछ कराना चाहते हैं, तो फिर आप बच्चों को ठीक है एक वक्त तक डरा सकते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे वो आपको कहेंगे नो, ये आपने मुझे गलत बताया, दिस इज रॉन्ग। ये तो हमेशा चेंज आती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने ही कल को क्या है कि इस देश के अच्छे सिटीजन बनना है। अब कनाडा में है तो उसको कैनेडियन ही बनना है, तो उनको हमने यहाँ पे अपनी परंपराएं क्या होती है, उसको ट्रेडिशन जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी रखना है, उस पर भी। बट उन्होंने जो यहाँ पे जो ओपननेस है, खुलापन है, उसको उन्होंने अपने आप ही ले लेना, अपने आप ही ले लेना। जी जी। मेरा मन तो नहीं करता, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि यहाँ पे ऐसी भी वारदातें हो जाती हैं कि जब कुछ पेरेंट्स इतना ज़्यादा अंकुश लगाते हैं बच्चों पे, इतना ज़्यादा अंकुश लगाते हैं तो बच्चे इतने बागी हो जाते हैं कि वो घर से कुछ बनकर जाते हैं, घर से बाहर जाकर कुछ बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ हमें कैसा रिलेशन रखना चाहिए? क्योंकि बात हमने वहां पे लानी है कि बच्चों में तब्दीली कहाँ आती है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, खासतौर पर जब कच्ची उम्र के बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं। हम लोग आप ये तो नहीं कहेंगे कि उनको हम आने जाते के साथ ही रहें, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी है। क्या करें हम लोग, कैसी पेरेंटिंग करें कि जैसे हमने आज का जो बात कर रहे हैं, गन्नों की बात कर रहे हैं, वालिस की बात कर रहे हैं, कि हमारे बच्चे जो है उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो। क्या है, क्या ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस काम कर सकती है या कौन सा वतीरा होना चाहिए हमारा? मेरे ख्याल में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ज़रा आसान बनाते हैं। मेरे ख्याल में आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखें कि वो आपको झूठ ना बोलें। सबसे बड़ी सिंपल। जब आपको फील होने लगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा इस पे सख्ती कर रहा हूँ अपने बच्चे पे,
जब आप बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे वो आपको झूठ बोलेगा, आपको पता भी चलेगा कि ये बच्चा मुझे झूठ बोल रहा वो छुपा रहा है। है। और जब वो सच भी बोलता है आपको पता चलता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करेंगे और उनको इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, उनको इतने दबाव में नहीं लेकर आएंगे कि वो आपसे झूठ बोले, तो फिर मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो आपको सच बताएगा, अब्बू मैंने ये काम किया है, कभी कभी बच्चा बताता भी है मुझसे ये गलती हो गई, मैं आज दोस्त के साथ दुकान चला गया और मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो जब बच्चा आपके साथ इतना कंफर्ट लेवल उसका होना चाहिए कि वो आपको झूठ ना बोले, तो मेरे ख्याल में फिर बात नहीं बिगड़ती। लेकिन जब आपका बच्चा आपसे झूठ बोलने लगे तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ ज़रूर कुछ इस तरह किया है कि उसने आपसे झूठ बोला है। दूसरी बात, आपके पेरेंट्स को, वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है एक्सक्यूज मी, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन हैं, वो किसके साथ जाती है स्कूल में, वो आपको घर में बताती है कि नहीं बताती। तो मेरे ख्याल में अपने बच्चों के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त गुजारना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटे फ़ोन को साइड पे रख के बच्चों को भी कि फ़ोन को बैठो, गप लगाओ, बातें करो, तो उससे आपका वो जो कंफर्ट लेवल है, एक आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल में अगर आपको बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो बच्चे कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬੋਨਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਬਿਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਭੋਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, हमें हमारे सामने वो नहीं आनी चाहिए जलालत? जी 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 जी। ये जो है वहाँ पर भी जहाँ पे मैं था उस शहर में ये असलहा, इसको हम असला कहते हैं उर्दू में। हाँ, तो असला, हथियार, वायलेंस। बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ें थी। यहाँ जब मैं आया तो मैंने अमेरिका के बारे में देखा था कि अमेरिका में ये चीज़ें होती हैं। कनाडा में मैं थोड़ा सा कैलगरी जैसे शहर में, तो मेरे लिए ये बहुत ताज्जुब का बायस था कि यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को गन के ज़रिए मारते हैं। उससे फिर और हैरानगी मुझे इस बात पे हुई कि ये यहाँ पे जो ड्रग्स हैं या जो मनशियात हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते ही पता चल गया कि कब कितने के देर बाद? ये तकरीबन मैं जब शुरू में आया तो पहले 1.5 साल तक तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब शुरू की। अच्छा। कुछ साल सिक्योरिटी गार्ड में गुजारे, फिर बैंक में जॉब शुरू की। तो जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी उसमें मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा इशू है इधर। और
तकरीबन हमारी कम्युनिटी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस पे बड़ा दुख भी हुआ। फिर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए और वो जो लोग थे वो भी ड्रग में इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक्सीडेंट्स किए और ऐसे भी एक्सीडेंट हुए कि जो डिलिबरेटली किसी में मारा गया। पीछे दिन ही हुआ है हाँ। कि 2 कारें जा रही हैं, दो क्या होते हैं, हम तो गैंगस्टर ही कहेंगे, क्या ग्रुप है जो गैंग्स के 2 कारें आगे पीछे जा रही हैं, फॉलो कर रही हैं, शूटिंग करती जा रही है और अचानक किसी में 2 कारों में जाके गिर जाती है और उसमें एक लेडी ड्राइवर बैठी उसकी हो जाती है। तो यहाँ जो गन वायलेंस है वो ज़्यादातर होता है ड्रग्स के साथ, उसका मनशियात के साथ उसका ताल्लुक होता है। बैक होम बहुत सारी वजूहात हैं, मतलब वहाँ पर किसी लड़ाई झगड़े में, मामूली से लड़ाई झगड़े में भी असलहा का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई जब मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरह का ख़तरनाक किस्म का वो है, बेरहम किस्म के लोग हैं। आप थोड़ी सी भी उनको फील होता है कि यार हमारी जो ये मनशियात का कारोबार है इसका पता किसी को चल जाएगा, या ये हमारी जो इत्तलात हैं या इंफॉर्मेशन है उसको ये किसी और को बता देगा, आपको आके वो गोली मार देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक मसला है, संजीदा मसला है यहाँ पर कैलगरी में और पूरे कनाडा में। और यहाँ की पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत भी कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रही है यहाँ की हुकूमत। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मनशियात का काम है ये पूरी दुनिया में है और इससे सबसे ज़्यादा तो पहले ये सुना जाता है, कहा जाता है, आई डोंट नो उसमें कितना ट्रूथ है, कहाँ पे कि अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा नशा जो है स्मगल होता है। हाँ, अफगानिस्तान में इस तरह है कि वहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, वहाँ पे उनकी कोई इनकम नहीं है, ना वहाँ पे कोई इकोनॉमी है, क्योंकि वो उस मुल्क में 40 साल से जंग होती रही है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये करके पैसे कमाते हैं, इस तरह का काम करके। लेकिन मतलब मनशियात तो अमेरिका में भी बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है, नशे सब जगह बनते हैं। हाँ, अब यहाँ जो मनशियात है ये अफगानिस्तान से नहीं आती, ये यहीं पर बनती है, ठीक है। आपको कैसे पता? मेरे ख्याल में ये मेरे पास सुना तो यही जाता है, उधर से आती है, इंडिया से आई है, इंडिया से इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, बाकी सच यही जाने, क्योंकि जो आर्टिफ जो है सिंथेटिक है वो तो सब जगह ही बनता है। हाँ, जो आजकल सिंथेटिक नशा चलता है उसके तो बहुत सारे कारखाने जो है सब, मेरे को लगता है हमारे इंडिया में भी कई जगह पकड़े गए, शायद इधर भी कई जगह पकड़े गए। सो असल में आपको क्या लगता है कि जैसे मैं पहले बोल रही थी कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं छोटी छोटी उम्र के, क्योंकि जो यहाँ पे जो गैंगस्टर जिनको कहा जाता है, जिनको हम देखते हैं कि जो शूटिंग कर रहा है, जैसे मैं बता रही थी कि बोनेस स्कूल में वो एक स्कूल का बच्चा जो है इसके साथ गन पकड़ी गई, ठीक है। हालांकि कनाडा में गन खरीदना जो है वो इलीगल है, बिल्कुल लीगल नहीं है। तो उनके पास पता नहीं कहाँ से गन आई। और जो स्कूलों में हमारे बच्चे जो इसमें पकड़े जाते हैं, जैसे आपकी बेटियां हैं उसकी गिरफ्त में आ जाती हैं, तो आपके मुताबिक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या कितना को आपको दुख हुआ इसका कि जब आपको फिक्र लग रहा है कि मेरी बच्चियां भी इसमें पकड़ में आ सकती हैं, तो आप क्या कम्युनिटी को एडवाइस करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए? जी जी जी, मैं पहले वो दूसरा सवाल का वो कर दूं। मैं इसलिए ये समझता हूँ कि ये इंडिया और उन मुल्कों से नहीं आती, क्योंकि बहुत रेयरली हमें पता चलता है कि कोई किसी को पकड़ा है, ठीक है। ये तो नहीं कि वहां पे लोग पकड़े नहीं जाते, यहाँ पे थोड़े विजिलेंस ज्यादा है तो पकड़े जाते हैं, तो बहुत कम। यहाँ पे जो मेरे ख्याल में जो ड्रग्स बनता है वो इधर ही चलो हम इसको छोड़ते हैं, ड्रग कहीं से भी आता है वो माड़ा ही गलत ही। अच्छा, अब आपका सवाल कि बच्चे कैसे उसको बचाया, क्योंकि आप उस दिन खड़े हुए, मेरे को तभी लगा ना, आपने कहा कि जो अवेयरनेस है वो लैंग्वेज बैरियर है उसमें, उसका क्या है आपका मतलब? उसका बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर तो है। जैसे हमारे आपने बोला कि कनाडा में बहुत इस पे ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को होता है कि भाई ये वाली चीजें में ना डल्ज हों, तो उसमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में अब मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ, 11 साल मुझे हो गए, लेकिन मुझे अभी भी फील होता है कि मैं अभी नया हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे मनशियात का काम इतना ज्यादा होता है, ठीक है, और उसमें बच्चे और लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, हम
अगर हम उर्दू की या कोई पोस्टर देख लेते या कोई वीडियो देख लेते तो शायद हमें पता चल जाता। जब हमारी कम्युनिटी का पोस्टर छपेगा उर्दू में मनशियात के खिलाफ तो वो हमारी नज़रों से ज़रूर गुजरेगा, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं गुजरी हमारे आंखों के सामने। ना कोई हमने उर्दू में कोई वीडियो देखी है जिसमें मनशियात के बारे में कैलगरी पुलिस ने हमें बताया हो। हाँ, उस दिन भी हमने देखा कि सारा कुछ इंग्लिश में ही हो रहा था। हाँ, इंग्लिश में हो रहा था, ठीक है। तो अब ये उनको बहुत ज़रूरी है उनको बताने के लिए कि भाई ये अब हमारी कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, वालिदैन को पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये होता भी है। वो उनको उस वक्त पता चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है, जब ठूठा होने लग जाती है। हाँ, पता चला कि मेरा बच्चा और बच्ची उसमें शामिल है। हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं आते हैं वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कनाडा के बारे में, हाँ, ठीक है। यहाँ पे तो बेचता है बस। आपकी हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, तो ये एक स्वर्ग है। बस वो कहते हैं कि यार ये तो जन्नत है, इसमें तो कोई तो गड़बड़ है ही नहीं। बच्चों को भी दे डोंट आस्क, फ्रीडम है, सब कुछ है। हाँ, वो पूछते ही नहीं है बच्चों से कि यार तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ क्लोज रहना चाहिए, बहुत क्लोज। मैं फिर कहूँगा हर दिन बच्चों को कम से कम 2-3 घंटे या 1-2 घंटे तो ज़रूर दें, फ़ोन साइड पे रखें, उनके साथ वैसे ही बैठ जाएं, उनसे पूछें स्कूल में क्या हुआ क्या हुआ। और बच्चे बताते भी हैं आपको, बच्चे तो भूखे प्यासे होते हैं कि बताएं स्कूल की बातें पेरेंट्स को। तो लेकिन हम खुद ही वक्त नहीं देते बच्चों को। तो आपके सवाल का जवाब, पेरेंट्स को बच्चों को वक्त देना चाहिए, बस बिल्कुल सही बात है। बच्चे कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, कभी कभी उनके फ्रेंड्स को भी बुला लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बच्चे जो हैं वो उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे। बिल्कुल। तो हम सोचे कि नहीं किसी का घर नहीं आना, आप जैसे आपकी बेटी हैं, तो आप सोचे कि भाई मैं तो किसी लड़के को घर में नहीं आने दूंगा। बिल्कुल, मेरे को लगता है यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है। देखें, एक तो हम बच्चों को शुरू से नफरत सिखाते हैं। अब आपका बच्चा है ना, आपको कहेगा मैं किसी और कम्युनिटी के बच्चे को घर लेके आना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो नॉन हमारी कम्युनिटी का नहीं है, तुम इसको क्यों लेकर आ रहे हो। ये उससे क्या होता है कि बच्चे जो है घर में जैसा देखते बिहेवियर, हाँ, ठीक है ना, तो वो बाहर जाके उससे उलट करना चाहेंगे। हाँ, वो अपने फ्रेंड्स वही बनाएंगे जो आप नहीं चाहते। बिल्कुल। तो उसमें शुरू में तो बच्चे डर जाते हैं, फिर वो थोड़े सोचने लगते हैं कि ये मेरी फ्रेंड तो इतनी अच्छी है, और मेरा डैड कहता है मुझे कि नहीं उस कम्युनिटी के तुम किसी बंदे को नहीं लेकर आओगे। तो वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़ा होने लगता है उसको फील होता है कि ये जो मेरे वालिदैन हैं ये तो गलत बताते हैं, ये तो इस तरह नहीं है, ठीक है। और वो वालिदैन गलत होते भी हैं क्योंकि वो एक और मुल्क से आते हैं, ठीक है। अब आपकी उम्र 40 साल है और आपने कनाडा में 5 साल गुजारे हुए हैं, आपकी 35 साल की उम्र वहाँ पे गुजरी है पाकिस्तान में, और आपका बच्चा जो है वो भी 5 साल यहाँ पे, आपका बच्चा आपसे ज़्यादा कनाडा के बारे में जानता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि उसका तो फ्रेश दिमाग है। हाँ, उसमें सारा कुछ नए सिरे से उसके पूरे के होता है ना, मार्क होना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका जो जहन होता है उसके लिए सिख मुसलमान गोरा काला सब बराबर होते हैं। हम उनको बताते हैं कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये दिस इज़ वेरी बैड, ये नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अपना रिलीजन बताओ, अपना कल्चर बताओ, लेकिन उसको ये मत बताओ कि ये सब बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारा मज़हब भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, दोस्ती सबसे करो। कोई आता है घर में खाने के लिए, आओ, हमारा ये घर है, ये हमारी जानेमाज है, इस पर हम नमाज पढ़ते हैं, ये हम ये खाते हैं, आओ तुम भी खाओ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। जितना देखो जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के क्लोज रहेंगे, हाँ, उतना ही बच्चे जो है ना वो हमसे हर चीज़ शेयर करेंगे। और मेरे को ये भी लगता है अभी शायद कि बच्चों को हम ये भी सिखाएं कि अगर स्कूल में आप है, क्योंकि बच्चे कौन पकड़े जाते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। हाँ, जहाँ तो बहुत चुस्त चालाक बच्चे पकड़े जाते हैं इस गैंग वाले ग्रुप में, जो क्या होता है कि किसी को ड्रग्स पे लगाना है। हाँ, मेरे मुताबिक ये, आप पता नहीं इस पे क्या सोचते हैं, कि क्लास में है कोई बहुत चुस्त फुर्त बच्चा है, तो जो भोला वाला बच्चा उसको कहेगा कि मेरी रोटी खा ले, जब मेरी कोई चीज़ शेयर कर ले, तो शेयर करते करते कुछ ना कुछ खिला देते हैं। हाँ, तो एक दफ़ा लत लग गई तो फिर वो लत लगती लगती लग जाती।
सो बच्चों को इस पे भी अवेयर कराना चाहिए कि आपके साथ स्कूलों में ये भी हो सकता है। कई दफा हम ये बताते नहीं है कि बच्चों को अगर बताया तो वो बिगड़ जाएंगे। आपका क्या? बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये इनको स्कूल में भी बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए। बहुत सारी चीजें, अब जिस तरह आपने बताया, ये मुझे पता नहीं थी ये बात, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में स्कूल के टीचर्स को पता होगा, वो पता होता है, ठीक है। और स्कूल के टीचर्स की बात बच्चे बहुत ज्यादा मानते हैं। मुझसे ज्यादा बात मेरे स्कूल की टीचर, मेरी बेटी मेरी स्कूल की टीचर की मानती है। हाँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको पता लग जाता है। मैं सारे दर्शकों के नाल ये गल साझी करना चाहनी हाँ कि बच्चे जिहड़े ने उन्होंने पता लग जाता है कि ड्रग की हुंदी है, वायलेंस की हुंदी है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र तो इत्थे स्कूलों के विच दस्सण लग जाते हैं। सिर्फ आपां ये बच्चों नूं सिखाउणा हुंदा कि से नो टू वायलेंस एंड नो टू ड्रग्स। जी जी। क्योंकि जिन्ना चिर वो नो नहीं कहणगे, एक बार स्वाद चख लिया फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। सो ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने कि जो असीं कैलगरी दे विच गन वायलेंस की गल करते हैं, कैलगरी दे विच ड्रग की ट्रैफिकिंग की गल करते हैं, कैलगरी दे विच असीं गैंगवार की गल करते हैं, असीं पूरे कैनेडा दे विच अगर इस चीज़ की गल करते हैं तो हालांकि जिवें असीं हुणे आबद हुणां दे नाल गल कर रहे हैं कि जिथे ये टैररिज्म है उहदे नालों किते घट है, पर कैनेडा वर्गी सभ्यक सोसाइटी जिहड़ी कि एक बहुत ही प्रोग्रैसिव है, उस समाज दे विच इन्हां कह लो कि कमियां दा होना, इहो जिहियां गलत गल्लां दा होना जिहड़ा ये बर्दाश्त नहीं किया जाना। हुणे आबद जी कह रहे थे कि पुलिस भी इस गल लई बहुत ज़्यादा सुचेत है, बहुत अवेयर है, तां ही आपां लोकी उन्हां नूं सामने बिठा के आपां सवाल पुछ रहे हैं। जी जी जी। वो साडे सवालों का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं है कि साडे पाकिस्तान वाली जां हिंदुस्तान वाली जिहड़ी पुलिस है भी उहदे ते सानूं डर ही लगदा हुंदा कि हाए भी ये जे इहदे नेड़े आ गए, रब जाने एक बारी काबू आ गए फिर नहीं छुटदे आपां। बिल्कुल बिल्कुल। सो इत्थे ये चीज़ बहुत खुलेआम है, इहदे विच कोई नहीं है। सो किसी नूं भी कोई गलत बच्चे नूं भी पता लगदा ते बच्चा जिहड़ा साडे है उहदे विच इन्ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स नाल शेयर कर सके। जी जी। अपने टीचर नाल शेयर कर सके। हाँ बिल्कुल, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए जो आपने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ खाने में खिलाए तो आपको फील हो, आप हमें बताएं। कोई और ऐसी बात हो जाए जो कि अच्छी ना, किसी बच्चा है उसके बैग में गन है, हाँ, अगर तो हम लोग बच्चे डरने लग जाते हैं कि हाई मैं बताया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे जहाँ के बच्चे ऐसे नहीं है, वो बहुत आउटस्पोकन है। जी जी जी। बहुत मतलब एक्सप्लोरिंग है, वो एक्सप्लोर बहुत करते हैं। हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा छोटा सा पोतरा है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है और इतनी बातें करता है। जी जी। तो ये बात सही है कि बच्चों को जैसा हम बनाएंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता तो उसमें पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ तो जरूर है। पेरेंट्स का ये वो है कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, ठीक है। जॉब पैसा कमाना बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन अपने बच्चों को इग्नोर करना, और फिर जब हम घर आते हैं तो घर में मोबाइल, ठीक है, सारा दिन जॉब, फिर घर में आके मोबाइल, दो जॉब्स करते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल। तो बच्चों को हम टाइम ही नहीं देते, ठीक है। बच्चों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको ट्यूशन पे ले जाते हैं, खुद उसको नहीं बताते। तुम खुद हाईली एजुकेटेड हो, बच्चों के साथ बैठो। बिल्कुल सही बात, ठीक है, उसको मैथ्स के में हेल्प करो, इंग्लिश में हेल्प करो। अगर पढ़ाई में पीछे नहीं होगा बच्चा तो गलत साइड पे जाएगा भी नहीं। बिल्कुल, डिपेंड्स आपके स्कूल, आपका घर का माहौल, स्कूल में उसके दोस्त कौन है, आप नेबर्स में उसके दोस्त कौन है, तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चों के इंटरनल उसमें अंदर भी मत जाएं कि भाई बच्चों के साथ, अच्छा तुम्हारी वो फ्रेंड के साथ क्या बात हो रही थी, मतलब इतना भी थोड़ा सा उनको स्पेस पे दें। आपको पता है कि यार ये सब कुछ ठीक है, पेरेंट्स यूजुअली नो, देन लीव इट, ठीक है। वो आपस में गपशप भी लगाएंगे, हर किस्म की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमने भी की थी जब हम छोटे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो सब तो ज़्यादा थैंक यू वेरी मच आबिद जी, तुसी साडे नाल गलबात दे विच शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा पेरेंटिंग के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में आपने बातें की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू। सो ये सी साडे नाल आबिद खान जी जिहड़े कि पेशावर तो आए ने, एक वक्री कल्चर तो आके इत्थे सैट हुए ने, ते इन्हां दा कहना है कि इत्थे हर तरह के हर कल्चर के लोग रहिंदे ने जिन्हां नूं आपस में मिल जुल के भी रहना चाहिए, तो बच्चों नूं भी बिल्कुल माँ बाप की निगाह हेठ भी रहना चाहिए, पर इन्ने भी नहीं कि बच्चे सुंगड़ जाण, तो इन्नी खुल भी नहीं कि सानूं पता ना होवे कि साडे बच्चे की कर रहे हैं। सो असीं चिंतित हाँ गन वायलेंस तो, असीं चिंतित हाँ ड्रग तो, असीं चिंतित हाँ बच्चों दे विच पैदा होने वाली खराबियां तो, पर सिर्फ चिंता कीतिया कुछ नहीं बनना। जरूरत है लोड़ रहिंदियां इन्हां नूं संभालण दी,
ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।